नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 के ई रेजिडेंसी नियम। रिटर्न फाइलिंग और टैक्स दायर के लिए रेजिडेंसी फाइनल होती है। यह तय करती है क्या आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है या सिर्फ इंडिया सोर्स इनकम। सबसे पहले क्यों महत्वपूर्ण है रेजिडेंसी। रेजिडेंट ग्लोबल इनकम पार टैक्स, नॉन रेजिडेंट केवल इंडिया सोर्स इनकम, ANOR सीमित टैक्स दायरा। यह स्थिति हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग हो सकती है, साल दर साल बदलती रहती है। अब बेसिक टेस्ट कौन रेजिडेंट माना जाएगा। पहला और प्रमुख टेस्ट 182 दिन या उससे अधिक उस वित्तीय वर्ष में। यदि आप 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहें, आप रेजिडेंट हैं। दूसरा टेस्ट कम से कम 60 दिन उस साल और पिछले 4 सालों में कुल 365 दिन या अधिक। यह टेस्ट फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को पकड़ता है जो हर साल थोड़े दिन रहते हैं पर कुल मिलाकर अधिक समय भारत में बिताते हैं। ITB 2025 कुछ एक्सेप्शंस रखता है ताकि जेन्युइन रिलोकेशन टैक्स न हों। इंडियन सिटीजन्स जो विदेश नौकरी के लिए जा रहे हैं या इंडियन शिप के क्रू हैं, केवल 182 डे रूल लागू होता है। 60 डे टेस्ट इन मामलों में लागू नहीं होगा। इंडियन सिटीजन्स या PIOs जो बस विजिट कर रहे हैं, आमतौर पर केवल 182 डे रूल लागू। हाई इनकम विजिटर्स यदि यह आय 3 लाख से अधिक है और वे 120 से 181 दिन के बीच रहते हैं, उन्हें RNOR माना जा सकता है। RNOR एक लाभकारी श्रेणी है, इसे समझना जरूरी है। RNOR तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा हो या पिछले 7 सालों में 729 दिन या उससे कम रहा हो। RNOR पर टैक्स केवल इंडिया में आय पर और इंडिया में नियंत्रण वाले व्यवसाय प्रोफेशन से आने वाली आय पर लगता है। अन्य विदेशी आय पर RNOR के रूप में टैक्स नहीं लगता। यह रिटर्नीज को ट्रांजिशन समय देता है। ITB 2025 में डीम्ड रेजिडेंट नियम जारी है, हाई इनकम नागरिकों पर लागू। यदि कोई इंडियन सिटीजन की इंडियन इनकम RS1 लाख से अधिक है और वह किसी अन्य देश में टैक्स लिबल नहीं है, तो यूज रेजिडेंट माना जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर RNOR श्रेणी में रखा जाता है जब तक कि वे पूरी रेजिडेंट शार्टन नहीं पूरी कर लेते। कंपनीज और अन्य संस्थाओं के लिए रेजिडेंसी अलग तरीके से तय होती है। इंडिया में इनकॉर्पोरेशन स्वतः रेजिडेंट माना जाएगा। पोएम तब लागू होता है जब नियंत्रण और प्रबंधन भारत में होते हैं। OECD के सिद्धांतों के अनुरूप सरल भाषा में साफ किया गया है। इससे फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज भी रेजिडेंट मानी जा सकती हैं यदि निर्णायक नियंत्रण इंडिया से हो। अब प्रमुख सुधारों पर नजर डालते हैं। पहला, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया की स्पष्ट जगह डॉक्यूमेंटेशन आधारित नौकरी को मान्यता। दूसरा, डिजिटल प्रेजेंस और इकोनॉमिक टाइज पर ध्यान, पोएम और कंट्रोल ट्रिगर्स क्लियर किए गए। तीसरा, हाई इनकम नियम सख्त किए गए। RS5 लाख थ्रेशोल्ड पर निगरानी बढ़ी है। यह संशोधन बाध्यकारी नहीं पर क्लैरिटी और एनफोर्समेंट को मजबूत करते हैं। एग्जाम्पल 1, रमेश जुलाई 2025 में UAE में नौकरी के लिए चला जाता है और साल के बाकी हिस्सों में बाहर रहता है। उसने भारत में केवल 90 दिन बिताए क्योंकि 60 डे टेस्ट उन लोगों पर लागू नहीं होता जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, वह नॉन रेजिडेंट रहेगा। एग्जाम्पल 2, प्रिया जो US नागरिक हैं, 4 सालों तक हर साल 130 दिन आती हैं और भारतीय संपत्ति से RS30 लाख कमाती हैं। 2025 to 26 में प्रिया 140 दिन रही क्योंकि आय RS15 लाख से ऊपर है और वह 120 प्लस दिन रही। यूज RNOR माना जा सकता है। एग्जाम्पल 3, सिंगापुर इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टअप जिसका मुख्य निर्णय बेंगलुरु से होता है। पोएम के कारण वह भारत में रेजिडेंट हो सकता है। यह खासकर तब लागू होगा जब मुख्य रणनीतिक निर्णय इंडिया में लिए जाएं। ट्रांजिशनल प्रावधान पुराने मामले 1961 एक्ट के तहत प्रभावित नहीं होंगे। RNOR रिटर्नर्स को रिस्ट्रक्चर करने का समय देता है। फाइनेंशियल प्लानिंग महत्वपूर्ण है। PN आधार लिंकेज और डिजिटल रिकॉर्डिंग ज्यादा जरूरी होती जा रही है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ेगी। निष्कर्ष, ITB 2025 पुरान सेक्शन 6 की रीड बनाए रखता है पर क्लैरिटी और एनफोर्समेंट कठिन कर देता है। मुख्य बातें 182 डे नियम, 6365 टेस्ट, RNOR का लाभ, RS15 लाख डीम्ड रेजिडेंट नियम और पोएम नियम। व्यवहार में दिनों का हिसाब रखें, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स रखें और रेजिडेंसी प्रमाणन सावधानी से संभालें। यदि आप टैक्स प्रोफेशनल हैं, अपने क्लाइंट्स को यह नियम समझाने में आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आइए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में प्रश्न छोड़ें। धन्यवाद। बेहतर सलाह के लिए विशेषज्ञ से संपर्क करें।